नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल के बारे में बात करेंगे अपन। आज जो अपना एनिमल में हस्बेंड्री चैप्टर रहने वाला है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल। जो अपने फार्म एनिमल हैं, जो जंतु है, उनके अंदर जनन की बात करेंगे अपन। इससे पहले अगर अपन कल की पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में अपन ने वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की क्या भूमिका है उनके बारे में बात की थी। उसका आज अपन सेकेंड चैप्टर है जो अपने सिलेबस का, वो है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल। अगर आज अपन बात करें रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल की, रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल, जो अपने खेती में जानवर काम में लिए जाते हैं उनके अंदर अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो ये है चैप्टर अपना, वो अपन पढ़ेंगे। ये चैप्टर है अपना रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल। अगर अपन बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलती है जनन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहा जाता है। जनन क्या होता है? जनन की अगर अपन बात करें तो जनन क्या होता है? जनन वो प्रक्रिया है जिसमें जो सजीव होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है। जनन की अगर अपन बात करें कि रिप्रोडक्शन की क्या प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की परिभाषा की बात करें या जनन की परिभाषा की बात करें तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है। जिसके द्वारा सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है। जनन क्या होता है? जनन वो पीढ़ी है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है। जो सजीव होते हैं वो एक दिन मरते जरूर है, सजीव कभी भी अमर नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। जनन से क्या होता है? उनके जो संतति उत्पन्न होती है, आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी संततियां पैदा होती रहती है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतति उत्पन्न होती है वो किस क्रिया से होती है? जनन की क्रिया से होती है। जनन है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जनन के कारण ही कोई भी जीव है जो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। जनन है वो सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। क्या जनन सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है? जनन सजीवों के लिए अति आवश्यक है। जनन है वो सजीवों के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक क्रिया है। जनन है सजीवों के लिए अति आवश्यक क्रिया है। क्योंकि जनन सजीवों के लिए अति आवश्यक क्रिया क्यों है? क्योंकि जनन के कारण ही कोई भी जीव है अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर सजीव है जो जनन की क्रिया नहीं करेंगे तो अपना अस्तित्व है आने वाले टाइम में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अपना अस्तित्व नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जनन सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि सजीव जनन के कारण ही अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। सजीव जो अस्तित्व रखते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते हैं, वो जनन के कारण ही होते हैं। जब जनन किया, अपने माता पिता ने जनन किया था तो अपन संतान उत्पन्न हुई। अगर अपन जनन करेंगे तो अपनी संतान उत्पन्न होगी। अपन अगर जनन क्रिया को बंद कर देंगे तो अपनी संतान है वो उत्पन्न नहीं होगी और अपना अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये है जनन का सामान्य इंट्रोडक्शन। जनन क्या होता है कि सजीवों में होने वाली, सजीवों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो उत्पन्न होने के लिए क्रिया होती है वो जनन कहलाता है। जनन की बात करें कितने प्रकार के होते हैं? अब अगर अपन इसके प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? जनन के प्रकार कि जनन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको पता है, बताना आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी कि कितने प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन।
अब अगर अपन बात करें लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन होता है जिसमें नर और मादा युग्मक अपने वो भाग लेते हैं। क्या नर और मादा युग्मक जनक भाग लेते हैं, नर व मादा दोनों है, नर जनक और मादा जनक दोनों भाग लेते हैं। और इस अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनक ये जो एक ही जीव है उससे जो नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे युगलिना की बात करें तो युगलिना में मुकुलन की विधि से जनन होता है। अब बात करें कि जनक क्या होता है, जनक की अगर अपन बात करें कि जनक क्या होता है, तो जनन की क्रिया में भाग लेने वाला जीव जनक कहलाता है। ध्यान रखना, जनक की अगर अपन बात करें, जनक क्या होता है, तो जनन की क्रिया करते हैं। जनन की क्रिया में रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो भाग लेने वाले जीव होते हैं वो जनक कहलाते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में नर व मादा अलग अलग जनन होते हैं, वो भाग करते हैं अपने सेक्सुअल में समागम क्रिया करते हैं, संभोग की क्रिया करते हैं, जिससे जनन की क्रिया संभव हो पाती है। और एसेक्सुअल में अलैंगिक जनन में किसी एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न होता है, इसमें दो जीव भाग नहीं लेते हैं। जैसे हाइड्रा की बात करें तो इसमें मुकुलन या बिड अपन बडिंग बोलते हैं, उससे जीव उत्पन्न होता है। उसके अलावा अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है। अब अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की। अगर अपन लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की बात करें अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो लैंगिक जनक में जो दो जीव है वो भाग लेते हैं, नर और मादा। क्या लेते हैं, लैंगिक रिप्रोडक्शन में दो जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं। एक होता है वो नर, दूसरी होती है मादा। नर जनक और मादा जनक दो जीव भाग लेते हैं, मादा जनक। अगर अपन बात करें नर जनक और मादा जनक, नर जनक की बात करें तो नर जनक के अलग जननांग होते हैं और मादा जनक के जननांग अलग होते हैं। नर जनक में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं वो अलग होते हैं, और मादा जनक में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अलग होती है। उनकी जो रिप्रोडक्शन है, जनन करने की क्रिया अलग होती है। अब अपन एक नंबर पढ़ते हैं नर है, जो नर का जनन तंत्र है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, अभी बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, अगर अपन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, नर जनन तंत्र की बात करें कि नर जनन तंत्र है वो अपन बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, अपन मानव की नहीं, अपन जो ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बात कर रहे हैं ये पशुओं की बात करें अपने एनिमल हस्बेंड्री सिलेबस में, तो अपन है जो आज यहाँ पशुओं की बात करेंगे। अगर अपन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें और इनकी बात करें कि इनका जो लैंगिक हार्मोन है वो कौन सा है, तो इसका जो नर द्वितीयक लैंगिक हार्मोन है नर के अंदर, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर इनमें अपन बात करें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, नर का द्वितीयक लैंगिक हार्मोन, नर का द्वितीयक लैंगिक हार्मोन की बात करें अपन, द्वितीयक लैंगिक हार्मोन जो नर पशु होते हैं, नर पशुओं के अंदर जो द्वितीयक जो लैंगिक हार्मोन होता है, जो सेक्सुअल संबंधित कोई भी क्रिया होती है जैसे शुक्राणु वगैरह बनना, उन सब का नियंत्रण है वो कौन सा हार्मोन रखता है, तो वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर का जो लैंगिक हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें, सिस्टम की बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसको है जो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है, अगर अपन बात करें तो इनके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक अंग या मुख्य अंग होते हैं, और जो दूसरे होते हैं द्वितीय अंग या सहायक अंग होते हैं। पहला है प्राथमिक या मुख्य अंग, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं द्वितीयक या सहायक अंग। प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन।
प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से है और सेकेंडरी ऑर्गन कौन कौन से, उनकी अगर अपन बात करें, प्राइमरी ऑर्गन की बात करें या प्राथमिक अंग की बात करें तो नर में होता है वो होता है वर्सन, टेस्टिलाइज होता है। कौन सा होता है? वर्सन होता है। नर का प्राथमिक अंग की बात करें तो नर का प्राथमिक अंग है वर्सन। कौन सा है? वर्सन, जिसको अपन टेस्टिलाइज्ड बोलते हैं। टेस्टिलाइज या जो वर्सन होता है वो नर का प्राथमिक अंग होता है। और नर के अगर अपन द्वितीयक अंगों की बात करें कि नर में है द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो नर में द्वितीयक अंग अधिवर्सन हो गया, उसके अलावा शुक्रवाहिनी हो गई, अधिवर्सन है जिसको एपिडिडाइमस बोलते हैं, शुक्रवाहिनी है, मूत्राशय है, सीसन है। कौन सी है? अधिवर्सन, अधिवर्सन, एपिडिडाइमस बोलते हैं, शुक्राशय है, मूत्राशय है और है सीसन। ये है जो नर के द्वितीयक अंग है और ये है वर्सन है वो नर का मुख्य अंग है। उसके अलावा बात करें नर के जनन में जो ग्रंथियां काम में आती है वो कौन कौन सी है। अगर नर की जनन ग्रंथियों की बात करें अपन, कौन सी? नर की जनन ग्रंथियों के बारे में बात करें कि नर की जनन ग्रंथियां कौन कौन सी है। जनन ग्रंथियों की बात करें तो इसमें आती है शुक्राशय, जनन ग्रंथियां है शुक्राशय, शुक्राशय आती है। उसके अलावा काउपर ग्रंथि है वो आती है। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। कौन सी आती है? प्रोस्टेट, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरी आती है वो आती है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ये नर का मुख्य अपना है वो जनन तंत्र हो गया है। नर में मुख्य प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। नर का प्राथमिक अंग है वो है वर्सन, द्वितीयक अंग में बात करें तो अधिवर्सन, शुक्राशय, मूत्राशय और सीसन आती है। और इनकी अगर अपन बात करें कि जनन ग्रंथियां कौन कौन सी है नर में, तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि है। ये आप एक बार है जो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या अपन है जो कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब अपन इससे आगे बात करते हैं, एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अपन पहला अंग लेंगे वो वर्सन लेंगे। कौन सा लेंगे? वर्सन या टेस्टिसाइल्स बोलते हैं जिसको। वर्सन की बात करें अगर अपन, अब बात करते हैं अपन वर्सन की। वर्सन की बात करें या अपन इसकी टेस्टिसाइल्स की बात करें तो वर्सन होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? नर पशु में है जो एक जोड़ी वर्सन पाई जाती है। संख्या की अगर अपन बात करें वर्सन की तो इनकी संख्या होती है वो होती है एक जोड़ी। संख्या की अगर अपन बात करें तो वर्सन होते हैं वो नर में पाए जाते हैं और एक जोड़ी पाई जाती है। कितने पाए जाते हैं? संख्या में पाए जाते हैं एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी वर्सन पाए जाते हैं, यानी कुल 2 वर्सन पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 2 वर्सन पाए जाएंगे, एक जोड़ी पाए जाएंगे। उसके अलावा बात करें अपन वर्सन की, क्या वर्सन का कार्य क्या है, तो वर्सन का मुख्य कार्य है शुक्राणु उत्पन्न करना। वर्सन के अगर अपन कार्य की बात करें कि वर्सन का कार्य क्या है, तो वर्सन का मुख्य कार्य है शुक्राणु उत्पन्न करना, शुक्राणु उत्पन्न करना। शुक्राणु उत्पन्न करना मुख्य कार्य किसका है? वर्सन का है, शुक्राणु उत्पन्न करना। उसके अलावा अगर अपन द्वितीय अंग की बात करें तो अगला अंग आता है अपना अधिवर्सन। कौन सा आता है? द्वितीय अंग आता है अपना अधिवर्सन, अधिवर्सन, एपिडिडाइमस। कौन सा? अधिवर्सन या जिसको अपन एपिडिडाइमस बोलते हैं। ये एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है और अंडकोश को शुक्रवाहिका से जोड़ती है। क्या करती है? एक लंबी नलिका होती है, अंडकोश को है जो शुक्रवाहिका से जोड़ती है। अधिवर्सन की बात करें तो ये एक लंबी नलिका होती है। अधिवर्सन लंबी नलिका होती है, लंबी टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है, लंबी टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है। ये एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है। और इसके अगर अपन कार्यों की बात करें कि अधिवर्सन है ये क्या करती है, तो अधिवर्सन है वो उसको जोड़ती है, जो अंडकोश और शुक्रवाहिका को है जो शुक्रवाहिका होती है उनको जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? अंडकोश और शुक्रवाहिका को जोड़ने का कार्य करती है, वो शुक्रवाहिका को जोड़ने का कार्य करती है, शुक्रवाहिका को जोड़ने का कार्य करती है। अंडकोश है जो अधिवर्सन है ये अंडकोश व शुक्रवाहिका को जोड़ने का कार्य करती है। उसके अलावा अधिवर्सन की बात करें तो ये शुक्राणु है, शुक्राणुओं का स्टोरेज करती है, शुक्राणुओं का संग्रह करती है। क्या करती है? शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है। इसके अंदर है जो शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है या शुक्राणुओं का स्टोरेज किया जाता है, शुक्राणुओं का संग्रह,
शुक्राणुओं का जो संग्रहण है वो इसी एपिडिडाइमिस के अंदर किया जाता है या अधिवर्षण के अंदर किया जाता है। तो इसमें वर्षण और अधिवर्षण अपन ने बात कर ली है। अब इसे आगे और अपन बढ़ेंगे। अधिवर्षण के अलावा अपना कौन सा है, तो अगला अपना अंग आता है वो आता है शुक्रवाहिनी। कौन सा आता है, शुक्रवाहिनी या वासा डेफेरेंस आता है। कौन सा आता है, अगला अंग है अपना शुक्रवाहिनी या वासा डेफेरेंस। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी या जिसको अपन वासा डेफेरेंस बोलते हैं। शुक्रवाहिनी या वासा डेफेरेंस की बात करें अगर अपन की, शुक्रवाहिनी वाही नहीं है, इसका क्या कार्य है। शुक्रवाहिनी की बात करें तो ये शुक्राणुओं को अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। क्या करती है, शुक्राणुओं को अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। ध्यान रखना, ये शुक्रवाहिनी होती है, क्या कार्य करती है, ये शुक्राणुओं को अधिवर्षण से, जहाँ पर शुक्राणु स्टोरेज होती है अधिवर्षण में, अधिवर्षण से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। मूत्राशय या मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। मूत्राशय तक है जो ले जाने का है वो कार्य करती है। किसका कार्य करती है, ये शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को है अधिवर्षण से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है या मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग तक ले जाने का वह कार्य करती है। करती है। तो ये हो गया अपने शुक्रवाहिनी, यहाँ जिसको अपन वासा डेफरेंस बोलते हैं वो हो गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अगली अपने ग्रंथियों की बात करें कि ग्रंथियां कौन कौन सी। अब अपन पढ़ते हैं अपना नर जननांग मुख्य रूप से हो गए, शुक्रवाहिनी होगी। शुक्रवाहिनी के अलावा है मूत्राशय है, वहाँ पर है जो और फिर है शिशन। शिशन है जो नर का बाह्य अंग होता है और जो शुक्राणुओं को है जो मादा के वेजाइना तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसकी आकृति देखें तो पशुओं में इसकी आकृति होती है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होती है। अब अपन बात करते हैं कि नर में जो ग्रंथियां होती है, जनन ग्रंथियां, वो कौन कौन सी होती है। नर में अगर अपन जनन ग्रंथियों की बात करें, नर की मुख्य रूप से जनन ग्रंथियों की बात करें, अपन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करें, जनन ग्रंथियां नर में है जो अपन ने 3 ग्रंथियां देखी मुख्य रूप से। कितनी ग्रंथियां देखी, नर में अपन ने है वो मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां देखी। ये देखो यहाँ पर शुक्राशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। कौन सी, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। अब अपन है जो इन एक एक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्राशय के क्या कार्य है। अपन देखते हैं जनन ग्रंथियों में पहली ग्रंथि देखते हैं वो शुक्राशय देखते हैं। कौन सी देखते हैं, शुक्राशय। शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय को है जो सेमिनल वेसिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राशय या इसको सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, वेसिकल्स इंग्लिश का शब्द अगर अपन टर्मिनोलॉजी यूज लेते हैं अपन थ्योरी पेपर में तो अपना एग्जामिनर है नंबर ज़्यादा देंगे। तो जितना हो सके उतना है अपन को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज में लेनी है। अगर अपन बात करें सेमिनल वेसिकल्स की तो ये जनन ग्रंथि है और वीर्य का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ये एक जनन ग्रंथि है, इसका कार्य होता है वीर्य का निर्माण करना। क्या करना, वीर्य का निर्माण। वीर्य की बात करें कि वीर्य क्या होता है, तो वीर्य एक गाढ़ा क्रीमी रंग का द्रव पदार्थ होता है वीर्य, जो शुक्राणुओं को आगे तक गति करने का कार्य करता है। और वीर्य के अगर अपन कार्य की बात करें कि वीर्य के क्या कार्य होते हैं, अपन बात करें वीर्य के कार्य। वीर्य का निर्माण कौन करती है, सेमिनल वेसिकल्स या शुक्राशय ग्रंथि करते हैं। अब अपन बात करते हैं वीर्य का कार्य। तो वीर्य के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है वो है शुक्राणुओं को पोषण देना। क्या करना, वीर्य का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं को पोषण देना या शुक्राणुओं को भोजन देना, शुक्राणुओं को पोषण देना। वीर्य होता है, वीर्य का कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। उसके अलावा और कार्य देखें तो शुक्राणुओं को आगे बढ़ाना या शुक्राणुओं की गति में सहायक है। क्या, शुक्राणुओं की गति में सहायक, शुक्राणुओं को अपने आगे बढ़ाता है या शुक्राणुओं को गति करने में सहायता प्रदान करता है। तो यह हो गया अपना पहली ग्रंथि है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स के बारे में हो गया। उसके बाद में अगली ग्रंथि की बात करें तो अगली आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है, अगली अपनी ग्रंथि आती है 2 नंबर प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी है जो वीर्य का ही निष्कासन होता है या इससे ही है जो द्रव पदार्थ का निष्कासन होता है, लेकिन वो शुक्राशय से कम होता है। क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि से भी वीर्य का कम मात्रा में निकलता है। ये थोड़ी उसकी क्वालिटी होती है वो कम होती है और क्वांटिटी भी है वो
जो शुक्राशय का वीर्य होता है उससे कम होती है। उसके बाद में अगले आती है काउपर ग्रंथि। कौन सी आती है? काउपर ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है काउपर ग्रंथि। अगर अपन बात करें काउपर ग्रंथि की, तो काउपर ग्रंथि से जो रस निकलता है या जो पदार्थ स्त्रावित होता है, ये मूत्र मार्ग है जो सारे बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? जब शुक्राणु स्खलित होंगे या शुक्राणु है जो स्खलित होंगे, उससे पहले यह काउपर ग्रंथि का है जो पदार्थ होता है, लेटेक्स होता है, स्त्राव होता है, वो मूत्र मार्ग को है सारी बनाता है, अम्लीयता उसकी नष्ट करता है। तो इसका है जो काउपर ग्रंथि का जो पदार्थ होता है, यहाँ अपन इसको स्त्राव बोलते हैं, वो मूत्र मार्ग को सारी बनाने का कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं, ये अपना नर हार्मोन, नर जनन तंत्र है वो पूरा हो गया। और नर के अगर अपन हार्मोन की बात करें कि नर का कौन सा हार्मोन है, नर के लैंगिक हार्मोन की बात करें तो नर का लैंगिक हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है ये नर का लैंगिक हार्मोन है, ये ध्यान रखना। अपन ने है जो नर जनन तंत्र पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं सेकंड जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे अपन? अब अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर अपन मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल में भी है, इनको अपन दो भागों में बांटेंगे, मुख्य जननांग और सहायक जननांग। मुख्य जननांग की बात करें फीमेल में तो इसका मुख्य जननांग होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसको डिम्ब ग्रंथियां भी कहते हैं। और अपन सहायक जननांग की बात करें तो इसमें है जो डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा, उसके अलावा योनि और भग होते हैं। बात करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसको है जो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग है उसकी अगर अपन बात करें तो पहले आते हैं मुख्य या सहायक। मुख्य या प्राथमिक या मुख्य, प्राइमरी या एसेंटियल, मुख्य अंग। और फिर है सहायक या द्वितीय, सहायक या द्वितीयक अंग। तो ये हो गया। अगर अपन इसके प्राथमिक अंगों की बात करें कि मादा के है जो प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं, मादा के अगर अपन प्राथमिक अंगों की बात करें तो मादा में जो प्राथमिक अंग होते हैं वो होता है अंडाशय होता है। कौन सा होता है? अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें और फीमेल रिप्रोडक्टिव में मादा के अगर मुख्य अंगों की बात करें तो इसका मुख्य अंग होता है वो होता है अंडाशय। कौन सा होता है? अंडाशय। अंडाशय। फीमेल का रिप्रोडक्टिव का मुख्य अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। इसको डिम्ब ग्रंथियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम्ब ग्रंथियां। अंडाशय या डिम्ब ग्रंथियां होती है वो इसका मुख्य अंग होता है। अंडाशय या डिम्ब ग्रंथियां मुख्य अंग होता है। और अगर सहायक अंगों की बात करें तो डिम्ब वाहिनी। सहायक अंगों में कौन सी होगी? डिम्ब वाहिनी हो गई। डिम्ब वाहिनी के अलावा और अपन बात करें कि इसके अलावा और कौन सी है, तो डिम्ब वाहिनी के अलावा भी और होते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं डिम्ब वाहिनी के अलावा गर्भाशय हो गया, गर्भाशय गिरवा हो गया, गर्भाशय गिरवा। तो ये है जो सहायक अंग है, डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय गिरवा। उसके अलावा भग सेप और योनि है, वेजाइना अपन जिसको बोलते हैं, वो भी है जो सहायक अंगों में आती है। किसमें आते हैं? योनि है, भग है, योनि। उसके अलावा ये है जो मादा के सहायक अंग है, डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय गिरवा, ये गर्भाशय गिरवा है। और योनि तथा भग है, ये मादा के सहायक अंग है। और अंडाशय या डिम्ब वाहिनी है, ये मादा के मुख्य अंग है। अब अपन बात करते हैं मादा के लैंगिक अंग की, कि मादा के जो लैंगिक हार्मोन है वो कौन सा है। तो मादा में लैंगिक हार्मोन पाया जाता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। क्या कौन सा प्रजनन हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। अगर अपन बात करें इसके प्रजनन हार्मोन की बात करें कि मादा में कौन सा प्रजनन हार्मोन पाया जाता है, मादा के अंदर प्रजनन हार्मोन की अपन बात करें, मादा में प्रजनन हार्मोन, तो मादा में प्रजनन हार्मोन पाया जाता है, वो पाया जाता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन पाए जाते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन होता है। ये है जो दो मादा में हार्मोन पाए जाते हैं। अब ये है मादा का अपन को क्या क्या पढ़ना है, ये अपन को पता चल गया है। प्राथमिक अंग, प्रजनन हार्मोन और नर की हार्मोन की बात करें तो नर हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब अपन बात करते हैं मादा के एक एक अंग को पढ़ते हैं, मादा जनन तंत्र के। तो मादा जनन तंत्र के अंग को पढ़ते हैं तो इसमें पहला आता है अंडाशय। कौन सा आता है? अंडाशय। अंडाशय बात करते हैं अपन अंडाशय की कि अंडाशय है वो क्या क्या कार्य करता है, इसके क्या कार्य है। तो अंडाशय में अगर अपन बात करें तो ये इसका मुख्य अंग होता है और इसकी संख्या होती है वो 2 जोड़ी होती है। ये मादा का मुख्य अंग है। क्या अंडाशय की बात करें तो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है। मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है अंडाशय होता है वो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है। और इसकी संख्या की अगर अपन बात करें कि ये संख्या में कितने पाए जाते हैं, तो संख्या में पाए जाते हैं दो जोड़ी नहीं, सॉरी संख्या में वो 1 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। और इसकी संख्या की बात करें तो ये 2 पाए जाते हैं। संख्या में 2 पाए जाते हैं और जोड़ी में वो 1 जोड़ी होती है। मादा अंडाशय है जो मादा में पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है नर हार्मोन का निर्माण करना, अंडे या डिंब का निर्माण करना। इसके अगर अपन कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है अंडा या जिसको अपन डिंब बोलते हैं, डिंब का निर्माण। और दूसरा इसका कार्य है वो है मादा हार्मोन का स्त्राव, मादा हार्मोन का स्त्राव या मादा हार्मोन का नियंत्रण बोलो या स्त्राव बोलो, कुछ भी एक ही बात है। मादा हार्मोन है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका है नियंत्रण करती है, उनका है जो स्त्राव करती है। उसके अलावा बात करें अपन डिंब या अंडे का बात करें तो डिंब या अंडे का जो गर्भ अंडाशय से निकलना है वो डिंबानुसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? डिंब या अंडे का अंडाशय से निकलना डिंबानुसरण कहलाता है। तो ये अपना है मादा हार्मोन का मुख्य अंग, मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग जो अंडाशय था उसको अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा अंग पढ़ते हैं अपन ओविडक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे अब ओविडक्ट के बारे में। दूसरा अंग है ओविडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी या ओविडक्ट। ओविडक्ट ओविडक्ट या डिंब वाहिनी के बारे में अपन बात करें। अगर अपन बात करें ओविडक्ट या डिंब वाहिनी की बात करें तो ये अंडाशय और गर्भाशय के मध्य का जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? अंडाशय और गर्भाशय के मध्य में पाई जाती है, इनको जोड़ने का कार्य करती है। इसका अगर अपन कार्य करें बात करें तो अंडाशय वो गर्भाशय के मध्य पाई जाती है। ओविडक्ट की बात करें तो ये अंडाशय और गर्भाशय के मध्य उपस्थित होती है। और इसके बात करें इसके अलावा तो निषेचन की क्रिया होती है वो इसी में होती है। क्या होती है? निषेचन की क्रिया। जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वो ओविडक्ट भाग में होती है, इस डिंब वाहिनी में होती है। अगर अपन बात करें कि निषेचन क्या होता है तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है वो निषेचन कहलाता है। निषेचन की परिभाषा देखें अपन, अगर हो सकता है क्वेश्चन आता है निषेचन क्या होता है? नर युग्मक, निषेचन की अगर अपन बात करें तो नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संलयन। नर युग्मक शुक्राणु है ये कोई भी है नहीं, और इसका है जो मादा युग्मक मादा युग्मक अंडाणु के साथ में संलयन होता है तो ये 2n बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। क्या बोलते हैं? निषेचन की क्रिया बोलते हैं। तो निषेचन की क्रिया होती है वो गर्भ मादा में बात करें तो डिंब वाहिनी में होती है। कहाँ होती है? ओविडक्ट के में है, ओविडक्ट में है जो निषेचन की क्रिया होती है। अब उसके बाद में और आगे बढ़े कि डिंब वाहिनी के अलावा और अपने कौन से अंग हैं, तो अगला आता है गर्भाशय। कौन सा आता है? गर्भाशय, या जिसको अपन यूट्रस बोलते हैं। अगला अंग है गर्भाशय। अगर अपन बात करें गर्भाशय की, गर्भाशय या यूट्रस,
गर्भाशय या यूट्रस की बात करें तो ये यहाँ पर है जो गर्भाशय के अंदर है जो भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है? गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके कार्य की बात करें तो यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है। और इससे एक जो यूट्रस मिल्क स्त्रावित होता है, गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक परत होती है उससे एक इस तरह तरल पदार्थ का स्त्राव होता है। उस तरल पदार्थ को है जो यूट्रस मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस मिल्क बोलते हैं। और उस यूट्रस मिल्क का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। क्या करना? भ्रूण को पोषण देना। तो गर्भाशय का दूसरा कार्य हो गया भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये है मुख्य रूप से गर्भाशय के कार्य हो गए। अब अपन बात करें गर्भाशय के अलावा और इसमें कौन सा अंग पाया जाता है, तो पाया जाता है गर्भाशय गिरवा। क्या पाया जाता है? गर्भाशय गिरवा। जो गर्भाशय वो योनि को जोड़ने का कार्य करता है। अगला अंग की अगर अपन बात करें तो वो है गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा की बात करें, गर्भाशय गिरवा गर्भाशय और योनि को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? गर्भाशय गिरवा की अगर अपन बात करें तो गर्भाशय गिरवा है तो गर्भाशय और योनि को जोड़ने का कार्य करता है। ये गर्भाशय व योनि को जोड़ने का कार्य करता है। योनि को जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय गिरवा होता है, गर्भाशय वो योनि को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये है इसके मादा के मुख्य रूप से मादा जनन अंग के मुख्य अंग हो गए। उसके अलावा अपन अगले अंग की बात करें कि गर्भाशय गिरवा के अलावा और कौन सा है, तो अगला अंग आता है वो वेजाइना आता है। कौन सा आता है? वेजाइना आता है। जो गर्भाशय वो भग को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? गर्भाशय वो भग को जोड़ने का कार्य करता है। और वीर्य का सेचन है वो योनि के अंदर ही होता है। अगर अपन बात करें योनि की, योनि या वेजाइना, योनि या वेजाइना की बात करें तो ये योनि या वेजाइना होती है। ये है जो यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणुओं का वीर्य होता है, वीर्य का सेचन होता है। क्या होता है? वीर्य का सेचन होता है। और गर्भाशय वो भग को जोड़ने का कार्य करते हैं। गर्भाशय वो भग को जोड़ने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा बात करें तो वीर्य का सेचन करते हैं। क्या करते हैं? वीर्य का सेचन। नर जनन तंत्र सेचन से है जो वीर्य का स्खलन होता है वो कहाँ पर होता है? वेजाइना के अंदर होता है, योनि के अंदर होता है, जो वीर्य का सेचन करती है और आगे गर्भाशय में, गर्भाशय से आगे डिंब वाहिनी तक पहुंचाने का कार्य करती है। वहां पर है जो इनमें निषेचन की क्रिया होती है। तो ये मुख्य रूप से है। और अगर बात करें मादा जनन का सबसे बाहरी अंग कौन सा होता है, तो वो होता है भग होता है। कौन सा होता है? भग। उसको भी अपन लिख लेते हैं। छठा अंग आता है मादा जनन तंत्र का, वो आता है भग। और ये होता है मादा जनन तंत्र का सबसे बाहरी अंग होता है। कौन सा होता है? मादा जनन का सबसे बाहरी अंग, मादा जनन तंत्र का सबसे बाहरी अंग। मादा जनन तंत्र का जो सबसे बाहरी अंग होता है वो होता है भग होता है। तो आज अपन ने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग है उनको पढ़ लिया। अब है जो अपन एक टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ लेते हैं। और कल है अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नेचुरल इंसेमिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप थोड़े बोर ज़्यादा ही हो गए, अपने आज की क्लास है ये लंबी थोड़ी हो गई है, तो मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ कि चांदनी रात के महताब को बदलेगी, चांदनी रात के महताब को बदलेगी, हाथों की लकीरों को भी बदल देगी। तुम मोहब्बत करके तो देखो, किताबों से तुम मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारी दुनिया की लकीरों को भी बदल देगी। चांदनी रात को बदलेगी, जमी वो आसमान को बदल देगी। चांदनी रात के महताब को बदलेगी, जमी वो आसमान को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीर को बदल देगी। अब अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। जो जनन तंत्र पढ़ा अपन ने, इससे जो टर्मिनोलॉजी है, मुख्य रूप से जो शब्दावली है, उस टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी है, जैसे गर्भकाल हो गया, गर्भकाल क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, उनकी अगर अपन बात करें मुख्य टर्मिनोलॉजी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम से ही है, जो प्रजनन से जुड़ी हुई होती है, उन टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें, शब्दावली या टर्मिनोलॉजी, अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उनकी बात करें कि इनमें कौन कौन से आती है। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्मिनोलॉजी में पहले आती है, वो आती है मध्यकाल के बारे में। किसके बारे में आती है? पहले आती है स्ट्रेस पीरियड, मध्यकाल।
मध्यकाल या स्ट्रेस पीरियड। स्ट्रेस पीरियड या मध्यकाल क्या होता है, इसकी बात करें कि मध्यकाल है वो क्या होता है। मध्यकाल की बात करें तो वह अवस्था होती है जिसमें मादा पशु है जो सेक्सुअल कांटेक्ट की इच्छुक होती है। क्या होती है कि मध्यकाल की बात करें या स्ट्रेस पीरियड की बात करें, क्या होती है कि वह अवस्था होती है जिसमें मादा पशु समागम की क्रिया के लिए इच्छुक होती है। समागम बोले तो सेक्सुअल कांटेक्ट। क्या समागम का मतलब होता है सेक्सुअल कांटेक्ट बोल सकते हैं यहाँ अपन इसको है जो संभोग के बोल सकते हैं। समागम के लिए इच्छुक होती है। क्या कहलाते हैं, मध्यकाल अवस्था बोलते हैं इसको। मध्यकाल को यह जो इससे गर्मी में आना या हीट में आना या ताप में आना या इसको पाली में आना के नाम से जाना जाता है, तो ये है जो मध्यकाल होता है। और मध्यकाल की अवस्था की बात करें तो मध्यकाल की है जो 3 अवस्थाएं होती है। अगेती मध्यकाल की अवस्था होती है वो 0 से 8 घंटे की होती है। कितनी होती है? 0 से 8 घंटे की होती है। दूसरी होती है वो मध्य अवस्था, और जो मध्य अवस्था होती है या इसको स्थिर अवस्था भी बोलते हैं, ये 8 से 18 घंटों की होती है। कौन सी अवस्था? मध्यकाल की 3 अवस्था होती है। अगेती अवस्था 0 से 8 घंटे की, दूसरी होती है मध्य या स्थिर अवस्था, ये होती है 8 से 18 घंटा की, और तीसरी अवस्था होती है वो तृतीय अवस्था बोलते हैं। तीसरी अवस्था को पच्च अवस्था के नाम से भी जानते हैं। जो पच्च अवस्था होती है वो होती है 18 से 24 घंटे की होती है। तो ध्यान रखना, मध्यकाल की 3 अवस्था होती है। अग्र अवस्था 0 से 8, मध्य अवस्था या स्थिर अवस्था 8 से 18, और जो पच्च अवस्था होती है वो 18 से 24 घंटे की होती है। उसके बाद में अगला अपन बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, इसके मध्यकाल के लक्षण क्या है। मध्यकाल के लक्षणों के बारे में बात करें तो मादा पशु है वो बार बार रंभाता है। जो मध्यकाल में आया हुआ पशु है, इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण की बात करें तो मादा पशु बार बार रंभाता है। उसके अलावा उसके जो सेक्सुअल भाग है वेजाइना से है जो चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है, और मादा पशु बेचैन रहता है। इसके दूध उत्पादन की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके अलावा ये पशु है जो दूसरे मादा पशुओं के ऊपर चढ़ते हैं, और इनकी जो योनि होती है वेजाइना होती है वो उसका रंग होता है वो लाल हो जाता है। तो ये इसके मुख्य रूप से सिम्टम होंगे। अगली अगर अपन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अगली टर्मिनोलॉजी अपनी आती है मध्य चक्र। क्या आती है? स्ट्रेस पीरियड, मध्य चक्र, स्ट्रेस साइकिल। क्या आता है? स्ट्रेस साइकिल। मध्य चक्र क्या होता है? मध्य चक्र या स्ट्रेस पीरियड की बात करें कि मध्य चक्र है वो क्या होता है, तो 2 मध्यकालों के बीच की जो शारीरिक घटनाएं होती है वो मध्य चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? 2 मध्यकालों के मध्य की घटना। मध्य चक्र की बात करें कि मध्य चक्र क्या होती है, तो 2 मध्यकालों के मध्य की घटना क्या कहलाती है? मध्य चक्र कहलाती है। और मध्य चक्र की बात करें तो मध्य चक्र की भी है जो 4 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती है। कितने? 4 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से। मध्य चक्र की अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? 4 अवस्थाएं होती है। प्रोस्ट्रस ये 3 से 5 दिन की होती है। प्रोस्ट्रस 3 से 5 दिन की होती है। दूसरी होती है स्ट्रेस अवस्था, यह 1 दिन की होती है जिस समय मध्यकाल आता है। प्रोस्ट्रेस 3 से 5 दिन की, स्ट्रेस 1 दिन की होती है जिस समय जो मध्यकाल में पशु आता है, मध्यकाल के लक्षण दिखाता है। उसके अलावा आती है मेटा स्ट्रेस जो 2 से 4 दिन की होती है, और इस अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है। मेटा स्ट्रेस में क्या होता है? 2 से 4 दिन की होती है, और मेटा स्ट्रेस में ही अंडोत्सर्ग होते हैं, अंडों का उत्सर्जन होता है। उसके अलावा बात करें तो चौथी स्थिति आती है वो आती है डाई स्ट्रेस। कौन सी आती है? डाई स्ट्रेस आती है। और डाई स्ट्रेस अगर निषेचन हुआ है तो गर्भकाल तक है जो वो रहेगी, गर्भकाल तक है जो डाई स्ट्रेस अवस्था रहेगी। और अगर निषेचन नहीं हुआ है तो अगले 15 दिनों तक है, 15 दिन या 50 दिन तक है जो वो अवस्था रहेगी। कौन सी? डाई स्ट्रेस या मेटा स्ट्रेस, जिसको अपन डाई स्ट्रेस बोलते हैं, वो रहेगी। उसके बाद में अगर बात करें तो अगला अपना टर्मिनोलॉजी आती है यौनारंभ। कौन सी आती है? यौनारंभ, या जिसको अपन प्यूबरिटी बोलते हैं। यौनारंभ जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूबरिटी बोलते हैं। यौनारंभ क्या होता है? यौनारंभ के में है जो मादा पशु या जो नर पशु होते हैं, इसके जो
सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसमें है जनन अंग है वो विकसित हो जाते हैं। उसके अलावा आती है गेस्टन पीरियड, गर्भकाल। गर्भकाल की बात करें तो किसी पशु के ज्ञापीन होने से ब्याने तक का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। गर्भकाल की बात करें क्या होता है, किसी पशु के ज्ञापीन होने से ब्याने तक का समय गर्भकाल कहलाता है। उसके बाद में आती है साइलेंट हीट। साइलेंट हीट उन पशुओं में जो पशुओं के अंदर मध्यकाल के लक्षण है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, तो उसको साइलेंट हीट बोलते हैं। ये मुख्य रूप से भैंसों में पाई जाती है। उसके अलावा है जो शुष्क पीरियड या ड्राई पीरियड की बात करें तो इसमें है जो प्रसव के बाद या प्रसव के पूर्व की ये है जो विश्राम अवस्था होती है, ड्राई पीरियड। इस समय है जो मादा पशु से दूध का उत्पादन नहीं होता है। और इसकी अगर अपन ड्राई पीरियड की उपयुक्त उम्र देखें तो वो होती है 60 से 90 दिन या 2 से 3 माह। तो आज की क्लास में अपन ने जो पशुओं के वो जनन तंत्र के बारे में पढ़ा और उसके अलावा अपन ने टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास में भी इसको शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।